सोचो एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का दोस्त हो। प्रेसिडेंट्स उसके प्राइवेट जेट पर सफर करते हो, सेलिब्रिटीज उसके घर पर पार्टीज करते हो, लेकिन एक दिन पता चले कि वो आदमी कम उम्र बच्चियों को ट्रैप करता था और खुद भी उनके साथ ज्यादती करता और पावरफुल लोगों को सप्लाई करता था। ये किसी मूवी का सीन नहीं, ये जेफरी एप्स्टेन और उसकी रियल लाइफ की कहानी है। एक नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि मुकम्मल डार्क नेटवर्क था। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस केस में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम आते हैं, जिनमें प्रेसिडेंट्स, बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज शामिल हैं। और इसी कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम भी डिस्कस हुआ, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? क्या वो भी इस डार्क नेटवर्क का हिस्सा थे? क्या वो भी कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती करते थे, या कहानी के पीछे कुछ और है? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम मुकम्मल सच्चाई जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस डार्क नेटवर्क का ओनर यानी जेफरी एप्स्टेन असल में था कौन। जेफरी एप्स्टेन की पैदाइश 1953 में न्यूयॉर्क यूएसए में हुई। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद गार्डनर और उसकी वालदा स्कूल असिस्टेंट थी। एप्स्टेन कोई बिलियनियर फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता था। उसने अपनी जिंदगी जीरो से स्टार्ट की। सरप्राइजिंगली एप्स्टेन ने अपना कॉलेज भी मुकम्मल नहीं किया था, वो ड्रॉप आउट था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिंदगी की पहली जॉब टीचर के तौर पर स्टार्ट की, मैनहट्टन के प्रेस्टिजियस डल्टन स्कूल में। स्कूल एक लीड स्कूल था जहां सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ने आते थे। उसके पास कोई फॉर्मल टीचिंग क्वालिफिकेशन या लाइसेंस भी नहीं था। इसके बावजूद डल्टन स्कूल के हेडमास्टर डोलन बर्न ने उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर फिजिक्स और मैथ पढ़ाने के लिए उसे रख लिया। लेकिन उसका टीचिंग कैरियर सिर्फ 2 साल चला, फिर उसे स्कूल से फायर यानी निकाल दिया गया। स्कूल इंतजामिया उसके पढ़ाने के तरीके से ज्यादा खुश नहीं थे। वो बच्चों को पढ़ाने की बजाय कहीं और ही दिलचस्पी रखता था। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन उसे स्कूल से निकाला गया, उसी वक्त उसकी मुलाकात एक अमीर स्टूडेंट के वालिद से हुई, जो बियर स्टर्न्स, जो कि इन्वेस्ट बैंक था, उसका बॉस था। इसी वजह से वो बगैर किसी डिग्री फाइनेंस की दुनिया में दाखिल होने में कामयाब हो गया। यहाँ उसने अमीर लोगों के पैसों को मैनेज करना सीखा। कुछ सालों बाद एप्स्टेन ने एक अपनी कंपनी बना ली, जिसका नाम उसने जे. एप्स्टेन एंड को रखा। एप्स्टेन क्लेम करता था कि वो सिर्फ बिलियनियर्स के पैसों को मैनेज करता था। उसके क्लाइंट्स में से सबसे पावरफुल लोग शामिल थे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम लेस्ली विक्सनर था, जो विक्टोरियाज सेक्रेट का बिलियनियर ओनर था। विक्सनर ने एप्स्टेन पर इस कदर एतबार किया कि उसने अपनी पूरी फाइनेंशियल पावर उसको दे दी। इसी ट्रस्ट, इसी एतबार की वजह से एप्स्टेन बिलियनियर बन गया। 1998 में उसने एक अपना प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसकी लोकेशन यूएस वर्जिन आइलैंड थी। इस आइलैंड की कीमत तकरीबन $8 मिलियन थी। ये आइलैंड एप्स्टेन के लिए एक प्राइवेट किंगडम बन गया। यहाँ सिर्फ स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया जाता था। इस आइलैंड को मीडिया ने नाम दिया फिडोफिल आइलैंड, और कई लोग तो इसे एप्स्टेन आइलैंड भी कहते हैं। साल था 2005। फ्लोरिडा के पाम बीच में एक माँ ने पुलिस को रिपोर्ट की कि एक अमीर आदमी उसकी 14 साल बेटी को पैसे देकर मसाज के नाम पर गलत काम कर रहा है। ये कोई आम आदमी नहीं, जेफरी एप्स्टेन ही था। जब पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हैरत की बात सामने आई। यहाँ पर एक लड़की नहीं बल्कि दर्जनों लड़कियों के केसेस सामने आए, जिन्होंने बताया कि एप्स्टेन उनको पैसे देकर अपने घर बुलाता और सेक्सुअल अब्यूज करता। She led me up the staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसको सारी उम्र तक जेल हो सकती थी। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। 2008 में एप्स्टेन ने एक सीक्रेट प्ली डील की फ्लोरिडा के फेडरल प्रोसेक्टर्स के साथ। इस डील के अंदर उस पर जो फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के सीरियस चार्जेस थे वो हटा दिए गए और उसे सिर्फ एक छोटी स्टेट लेवल चार्ज पर गिल्टी प्ली करना पड़ा। इस क्राइम के लिए उसे सिर्फ 13 महीने की जेल सजा मिली। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जेल की सजा मिलने के बावजूद भी उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसे रोजाना जेल से बाहर जाकर अपने ऑफिस काम करने की इजाजत दी गई थी, जिसे वर्क रिलीज प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब टेक्निकली वो जेल में था, लेकिन फिजिकली वो अपना काम अपनी मर्जी से कर सकता था। ये जस्टिस सिस्टम की सबसे कंट्रोवर्शियल डील में से एक मानी जाती है।
और इसी डील की वजह से एप्स्टीन सिर्फ 13 महीनों के बाद फ्री हो गया और दोबारा फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साल था 2018 से 2019 के दरमियान, जब एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट ने एप्स्टीन के पुराने क्राइम्स को दोबारा एक्सपोज किया। विक्टिम्स दोबारा सामने आए और FBI ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 6 जुलाई 2019 को FBI ने जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया जब वो पेरिस से अपने प्राइवेट जेट पर वापस आया था। इस बार उस पर ऑफिशियल चार्ज लगाए गए। प्रोसेक्टर्स ने कोर्ट में बताया कि एप्स्टीन ने 2002 से 2005 के दरमियान दर्जनों अंडर एज गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयजन किया, जिनमें कुछ तो सिर्फ 14 साल की थी। इस बार कोर्ट ने एप्स्टीन को बेल देने से भी मना कर दिया क्योंकि जज ने कहा कि वो सोसाइटी के लिए डेंजरस है और भाग सकता है। अगर वो गिल्टी प्रूव होता तो उसे 45 साल तक जेल हो सकती थी। जब FBI ने एप्स्टीन के न्यूयॉर्क मैंशन पर रेड की तो वहां से बहुत शॉकिंग चीजें मिली। इनमें दर्जनों और पॉसिबली हंड्रेड्स इनएप्रोप्रिएट फोटोज ऑफ यंग गर्ल्स मिली। एक सेफ में $70,000 कैश मिला और एक गैर मुल्की पासपोर्ट फेक नाम से मिला। इन सब एविडेंसेस से ये बात तो कंफर्म होती है कि वो अपने भागने का प्लान और अपने क्राइम्स को हाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ वो बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करने का प्लान भी बना रहा था। एप्स्टीन को जेल में रखा गया ट्रायल का वेट करते हुए, लेकिन अगस्त 2019 में एप्स्टीन जेल सेल में डेड पाया गया। अब ऑफिशियली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सुसाइड केस था, लेकिन दुनिया भर में लोगों ने इस पर सवाल उठाए। इसीलिए एप्स्टीन की डेथ आज भी कॉन्स्पिरेसी का सब्जेक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उन दोनों की पार्टीज की फोटोज भी हैं, लेकिन किसी कोर्ट ने भी ट्रंप को एप्स्टीन क्राइम्स में कन्विक्ट नहीं किया। एक विक्टिम ने ट्रंप पर एलिगेशन लगाया था, लेकिन बाद में केस विथड्रॉ हो गया। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल कि इमरान खान का नाम क्यों आया। असल में 1990s में इमरान खान एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे और लंदन के एलीट सोशल सर्कल का हिस्सा थे। इसी सोशल सर्कल में गिसलैन मैक्सवेल भी थी, जो कि बाद में एप्स्टीन की सबसे ट्रस्टेबल असिस्टेंट बन गई। ये वही मैक्सवेल थी जो कम उम्र की बच्चियों को पैसे का लालच और ब्राइट फ्यूचर का लालच देकर एप्स्टीन तक ले जाती थी। 1990s की पार्टी में वो इमरान खान के साथ एक फोटो में नजर आई। यही वजह थी कि ये बात बहुत वायरल हो गई। लेकिन ध्यान रहे ये 1990s की बात है कि एप्स्टीन ने अपना आइलैंड 1998 में खरीदा, तकरीबन 8 साल बाद। लेकिन बात फिर वही आती है कि एप्स्टीन लीक्ड ईमेल में इमरान खान का नाम क्यों आता है। जी, तो इसका जवाब यह है कि इमरान खान का नाम उनकी ईमेल में जरूर आया, लेकिन किसी दोस्त के तौर पर नहीं, बल्कि एप्स्टीन ने इमरान खान को एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट पॉलिटिशियन के नाम से डिस्क्राइब किया। उनके मुताबिक वो एलीट सिस्टम के लिए थ्रेट बन सकते थे, यानी एप्स्टीन उनको एक दोस्त नहीं बल्कि पॉलिटिकली चैलेंज समझता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि FBI इन्वेस्टिगेशन, FBI फ्लाइट लॉग्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और विक्टिम टेस्टिमोनिया में इमरान खान का नाम कभी भी क्रिमिनल के तौर पर नहीं आया और कभी भी उनको इलीगल एक्टिविटीज के साथ नहीं जोड़ा गया। इस्लाम के मुताबिक एप्स्टीन की तरह के क्राइम बहुत बड़े गुनाह हैं। इस्लाम ये कहता है कि जिना के करीब भी मत जाओ, और यहाँ इस्लाम एक और बात कहता है कि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। इसीलिए सच और झूठ में फर्क होना लाजमी है। जेफरी एप्स्टीन की स्टोरी हमें ये बताती है कि पैसा और पावर होने के बावजूद इंसान अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। एप्स्टीन दुनिया का पावरफुल इंसान था, लेकिन आखिरकार वो जेल में अकेला ही मर गया और उसका नाम हमेशा के लिए वार्निंग बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और दिलचस्प और हकीकत भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।